का बजट सत्र चल रहा है और एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार जन समर्थन के साथ सरकार गठित होने का यह अवसर 60 साल के बाद भारत के इतिहास में आया है। परंतु यह अवसर इसलिए और ऐतिहासिक हो जाता है कि जो पिछली बार पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में तीसरी सरकार बनी थी वो लोकतंत्र का शैशव काल था। अब यह लोकतंत्र की परिपक्वता का काल है। तो एक परिपक्व लोकतंत्र में जन समर्थन के साथ सरकार बनाने का यह एक अभूतपूर्व अवसर है। और वैसे उल्लेखनीय बात है कि फर्स्ट टाइम जो नेहरू जी बने थे तो जन समर्थन से नहीं बने थे, नॉमिनेशन से बने थे। और अधिक ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है कि वो लगातार 7वां बजट, जिसमें एक इंटरिम बजट शामिल है, उसे प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री हो गई। इससे पहले रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के नाम था, जिन्होंने 1959 से 64 तक लगातार 6 बजट दिए थे, इंक्लूडिंग 1 इंटरिम बजट। और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बजट में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य से लेकर भारत के आम, गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति सभी को शक्ति प्रदान करने की सर्वस्पर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। अगर आपने गौर से देखा हो इस बजट में तो कई एक ऐसे तत्व हैं जो आपको समझ में आएगा कि ये भविष्य में भारत की मजबूत नींव को स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। जिसमें सबसे पहले है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 11,11,111 करोड़ रुपए का हुआ है और लगातार हमारी सरकार ने आने के बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है उससे अर्थव्यवस्था को अंतर्निहित शक्ति प्राप्त होती है और इस बजट में उसे और व्यवस्थित किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, अगर सामान्य लोग ले कहें, कि जो मूलभूत ढांचे में व्यय करना, जैसे सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे इत्यादि। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इस बजट में सबसे बड़ी प्रमुख बात एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम यानी रोजगार परक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था की गई, जिसमें यह है कि 2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो लाभान्वित होंगे इससे कि सरकार ने कहा है कि जो फर्स्ट टाइम रोजगार पाएंगे उनके जो कंट्रीब्यूशन है पीएफ का और उनकी जो पहली सैलरी है उसको सरकार देगी, जो 5-5 हजार रुपए के 3 किश्तों में यानी अधिकतम 15,000 रुपए तक, यानी एक प्रकार से जो पहली महीने की तनख्वाह है वो सरकार देना सुनिश्चित करेगी और वो 3 भाग में देगी, अर्थात वो 3 महीने के बाद उनको प्राप्त होगी। दूसरी व्यवस्था ये की गई है, देखिए रोजगार की बात जब हमारे विरोधी करते हैं तो नाना प्रकार की बातें, वाद प्रतिवाद और प्रपंच करना उनकी सहज और स्वाभाविक आदत हो गई है। परंतु इसका सबसे ऑथेंटिक डाटा अगर माना जा सकता है तो वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाता है वो तभी खुलेगा जब कोई व्यक्ति कर्मचारी बनेगा और वो अपनी वेतन से कटवाएगा पैसा, तो वो कर्मचारी भविष्य निधि में जाएगा और उसमें उसका नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो भी सरकार 2 साल तक देगी और 3,000 रुपए अधिकतम तक, यानी 3,000 रुपए महीने तक का जो नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन है वो सरकार देगी। ये इसलिए सुनिश्चित किया गया है ताकि अब जो नई इंडस्ट्रीज लगेंगी उनमें अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त रोजगार में और स्थायित्व प्रदान करने के लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया है ताकि हमारे शिक्षित और प्रशिक्षित युवा उसमें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। आपने एक और बात देखी होगी, कहा गया 500 कंपनियों को
इंटर्नशिप देने की व्यवस्था की जाएगी जिसमें 1 करोड़ लोग होंगे। अब कई बार आप ये सोचेंगे कि वो 500 कंपनियां जो हैं या जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में इतना निवेश क्यों करेंगी, ये ध्यान देने की बात है, जहां पर कि हमारे विरोधी नहीं समझ पाते हैं। देखिए, इस समय चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, पश्चिमी देशों का विश्वास कम हो रहा है चीन के ऊपर। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल कारों के ऊपर ड्यूटी यूरोपियन यूनियन ने बढ़ा दी है, जिसके खिलाफ चाइना WTO के कोर्ट में भी गया है। भारत के लिए सुनहरा अवसर है कि हम मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र भारत में स्थापित करने में सफलता हासिल करें। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट और वो लंबे समय तक सुनिश्चित हो सके यह व्यवस्था करना, और इसीलिए कारपोरेट टैक्स में 40% से 35% किया गया। इसको लेकर हमारे विरोधी कहते हैं कि साहब 40% से 35% आपने कर दिया तो कारपोरेट टैक्स में एक प्रकार से आपने कंपनियों को राहत दे दी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जरा बताएं कारपोरेट टैक्स कितना है दूसरे देशों में, क्योंकि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था है। चाइना में 25% है, सिंगापुर में 22% है, साउथ अफ्रीका में 27% है। तो अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, आप किसकी मदद करना चाह रहे हैं? आप तमाम विदेशी कंपनियों की मदद करना चाह रहे हैं ताकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के अवसर हैं वो दूसरी तरफ जाने की व्यवस्था बने। इसलिए सरकार ने वह भी सुनिश्चित किया है। परंतु इसके साथ वो लोग अगर भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं तो उसमें अधिक से अधिक रोजगार सुनिश्चित हो सके, यह भी सुनिश्चित किया है। इसके बाद इस देश में सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में चेंज हमारी सरकार के आने के बाद हुआ है, वो हुआ है डिफेंस के क्षेत्र। और डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट आउटले किया गया है। आप सबको शायद ध्यान होगा कि डिफेंस के निर्यात में भारत ने लंबी छलांग लगाई। 80,000 करोड़ रुपए का हमारा डिफेंस का निर्यात हो गया है। पहली बार हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी निर्यात करने जा रहे हैं। इसके बाद अगला क्षेत्र आता है कृषि का क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में देखिए, व्यवस्थित ढंग से प्रधानमंत्री जी ने जो नीतियां बनाई, जैसे मिलेट्स का वर्ष मनाया गया, आपने देखा होगा कि दलहन में और तिलहन में, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस में हमारी सरकार आने से पहले इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेबिलिटी 70% के आसपास थी। अब हम उसे घटाते घटाते 42% के आसपास तक हम अपना प्रोडक्शन करने लगे हैं। उसे घटाकर हम 55-56% के आसपास लाने में सफल हुए हैं। तो दाल और तिलहन की फसलों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई। दूसरी, आपने ध्यान दिया हो कि इस समय जो नेचुरल फार्मिंग, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, उसके लिए 1 करोड़ फार्मर्स को सहायता देने की व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की गई है ताकि भारत में वो स्वास्थ्यप्रद भी हो। और आप में से शायद बहुतों को पता होगा कि दुनिया के बड़े देशों में इस समय ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसकी मार्केट भी बहुत बड़ी हो गई। तो सरकार ने यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। हम सबको पता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से भारत में बड़ी संख्या में लोग बाहर आए हैं और अब सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो कृषि के क्षेत्र के बाद 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं की शक्ति के उत्थान से जुड़ी हुई योजनाओं के साथ किया गया है। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरह किसी का ध्यान नहीं गया होगा, कि जो इंपोर्ट किया जाएगा सामान भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि हम भारत को हवाई जहाज और पानी के जहाज की मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग का केंद्र बनाना चाहते हैं, तो सरकार ने उस पर ड्यूटी भी, एक्साइज ड्यूटी भी घटाई है और उनको पहले 6 महीने तक उस पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाता था, उसे 1 साल कर दिया। यानी अब वो अगर कोई चीज आयात करेंगे जो निर्यात करने की दृष्टि से मैन्युफैक्चर होनी है तो 1 साल का समय उनके पास रहेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सके। सर्विस सेक्टर में हम ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार ने उसे आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में कई प्रावधान किए हैं। जो हमारी अन्य स्कीमें थी जिसमें गरीबों के लिए अन्य योजना, वो सब यथावत चल रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसी के साथ साथ बजट में सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है
कि जो नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे 1000 करोड़ रुपए का स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड जो प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑपरेशन में बनाया जाएगा रिसर्च के लिए। क्योंकि कई बार क्या होने लगता है कि हम बाहर से चीजें आयात कर रहे हैं पर हमारे यहां फंडामेंटल रिसर्च नहीं होती है, तो हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाते हैं। तो उसकी रिसर्च और आने वाले समय में जमीन पे क्या है, इसके साथ साथ ये भी जरूरत होती है कि अंतरिक्ष में आपकी ताकत क्या है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का स्पेस टेक्नोलॉजी का अलग से व्यवस्था की गई है। तो हम ये कहना चाहेंगे, एक और बात, महंगाई की दर अभी भी 5% है, जो रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर है। मैं विनम्रता से और चुनौती से अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं, लंबे समय तक वो शासन में रहे, अपने शासनकाल के कोई 5 साल बता दें जब 5 साल 5% से कम विकास की दर रही। हमें जब सत्ता मिली थी तो मैं कोट करना चाहता हूं, अरुण जेटली जी ने 2014 में जो पहला बजट दिया था उसमें उन्होंने कहा था डबल डिजिट इन्फ्लेशन एंड सब 5% ग्रोथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी 5% से कम की ग्रोथ थी और डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, यानी 2.5 अंक में महंगाई की दर थी। और उस समय मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोगों में से किसी ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी हो या IMF की रिपोर्ट पढ़ी हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की रेटिंग स्टेबल से निगेटिव कर दी थी। और वही सेम स्टैंडर्ड एंड पुअर आज ये कह रहा है कि भारत बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है और अगले 24 महीने ने अगले 2 साल भी वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा ने यह कहा है कि एक लंबे समय के बाद भारत में स्थिरता और विकास सुनिश्चित होता नजर आता है। एक दौर था, उस दौर में जब IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे हम प्रैक्टिकली याचक के रूप में खड़े होते थे। और अभी पिछले वर्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो IMF की चीफ है, उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हुए ब्राइट स्पॉट बन के उभरेगा। यानी एक दौर था कि हम IMF के आगे याचक थे, अब हम IMF की विकास की गति के संचालक के रूप में उभर के आए हैं। तो यह व्यवस्था इस बजट ने सुनिश्चित की है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वो लोग जिनके दौर में अधिकांश समय 1.8 से 2% की ग्रोथ रेट रही, विपक्ष के दौर में लगभग अधिकांश सालों में, एक आध अपवाद स्वरूप छोड़ दे, सदैव विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर रही। हमारी सरकारों में, अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार मिला लें, केवल 2020 का अपवाद स्वरूप छोड़ दे जो कोविड का दौर था, हमेशा महंगाई की दर नीचे और विकास की दर ऊपर, और विकास की दर उससे काफी ऊपर रही है। पिछले में हमारी विकास की दर 8% रही, जो टॉप G7 कंट्रीज की मिला के विकास की दर से भी ज्यादा है। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमारे विपक्षी हमसे बजट का हिसाब लेने से पहले कम से कम अपना हिसाब हमें बता दें। और उल्लेखनीय बात यह है कि बजट तो संख्याओं का खेल होता है, और यहां संख्या ऐसा दिमाग में चढ़ गई है उन लोगों के कि उनको 99 बड़ा नजर आ रहा है और 2240 छोटा नजर आ रहा है। उनको अपने जमाने के हिसाब नजर नहीं आ रहे हो, और इस ढंग की भाषा का प्रयोग संसद में हो रहा है, वह भी बड़े अपने आप में बड़ा आपत्तिजनक है। तो मैं उनके लिए एक पंक्ति कहते हुए अपना विषय समाप्त करता हूं कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। धन्यवाद। आपके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आप 4 लोग नेता और देखिए, आज का विषय बजट है, परंतु फिर भी आप निश्चिंत रहिए कि जो कुछ वो कर रहे हैं ये दर्शा रहा है कि उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। और यही अंतर है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं और विपक्ष विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक। ये और सरकारी लगाया जा रहा है
देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं, जो भी धन लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ मंत्रालय भी है, उसके अनुसार लगाया जाता है। जो आपने बजट की बात कही, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, ये कुर्सी बचाओ बजट नहीं है, ये विपक्ष का खंबा नोचो बजट है। कारण क्या है, मैं बहुत और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसे जिन दो राज्यों की वो बात करते हैं, तो बिहार के संदर्भ में केवल इसलिए उसको बजट का प्रावधान ज्यादा है कि उन राज्यों में जहां बाढ़ की समस्या दूसरे देश से है, यानी भारत सरकार चाहे तो किसी दूसरे राज्य के द्वारा नहीं कर सकती, उसमें सिर्फ बिहार सबसे आगे है, इस कारण से उन्हें बचाव के लिए दिया गया। सेकेंड, आंध्र प्रदेश सबसे नया राज्य है, वहां राजधानी नहीं बनी है। जब तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह लिखा हुआ है कि राजधानी बनाने का खर्चा केंद्र सरकार देगी, तो व्यवस्था दी गई है। हम उदाहरण देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अगर ध्यान दिया जाए तो भारत सरकार ने 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए, एक उत्तर भारत के लिए, एक दक्षिण भारत के लिए। दक्षिण भारत का तमिलनाडु को और उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश को मिला है। इतना मैसिव मैन्युफैक्चरिंग का बेस उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। आप सोचिए, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस के पार्ट्स उत्तर प्रदेश में बनेंगे। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, पिछली सरकारों के जमाने में चर्चा होती थी कि उत्तर प्रदेश में कट्टे बन रहे हैं, सपा सरकार, अब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट्स बन रहे हैं। इतना जमीन आसमान का अंतर आया। आप ये देखिए, हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स क्यों कह रहा हूं, एयरपोर्ट्स 100% केंद्र का प्रोजेक्ट होता है। सिर्फ लखनऊ और वाराणसी के 2 ऑपरेटिंग एयरपोर्ट थे, आज लखनऊ के पूरब में चले जाइए, 5 एयरपोर्ट तो पूर्वांचल में है, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर और अयोध्या। और पश्चिम में आप जाइए तो जेवर में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है। तो हम देखें सभी राज्यों को। और दूसरा उदाहरण जो निर्मला सीतारमण जी ने भी दिया था, महाराष्ट्र में बदावन पोर्ट जो बन रहा है, सबसे नया पोर्ट, 76,000 करोड़ का एलोकेशन है। और एक और बात उन्होंने ये भी कही थी कि जो लोग राज्यों का प्रश्न उठाते हैं, सबसे ज्यादा बजट तो उन्होंने दिए हैं। चुनौती से कहता हूं, एक अपना बजट दिखाने जहां सारे राज्यों का नाम दिया गया। इसीलिए हमने कहा कि उनका पूरी रणनीति का केंद्र है भ्रम और भय, हमारा है विकास और विश्वास। कहीं कुछ नहीं है, सब देखने वालों की नजर का फेर है। जैसे आज तो बजट के ऊपर ही में बात करनी है, आश्वस्त रहिए। अरे भाई, आप क्या बात कर रहे हैं, ये वो लोग पूछ रहे हैं जिनके लिए सत्ता और सरकार और संगठन दोनों परिवार के पॉकेट संस्करण होते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर।